बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया YouTube चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है BMC VTC हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक 5 निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए BMC VTC हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से एक गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है BMC VTC चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना चैनल खोलते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। यह मैंने अपना चैनल खोला है BMC VTC हिंदी चैनल और भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। इस वीडियो के स्क्रीन के हम दाईं ओर देख रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है। जब इस चिन्ह को हम क्लिक करते हैं तो इसी के नीचे खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो में मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। और जहां पर ये प्रश्न खत्म होते हैं उसी के नीचे आपको ये लिंक दी गई है। इस लिंक को खोलें। जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये लिंक अपने आप खुल जाएगी। इसमें गूगल फॉर्म मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रश्न। उनको टिक मार्क कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म के लास्ट में नीचे सबमिट की बटन मिलती है, आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे
वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। आधुनिक भारत का इतिहास। और कक्षा 8वीं की इस पाठ्यपुस्तक में हम जानेंगे यूरोपीय, विशेषतः ब्रिटिश अंग्रेजों के शासनकाल के बारे में। यूरोप और भारत। यहाँ हम देख रहे हैं विश्व का मानचित्र और इसमें यूरोप की स्थिति और उसी के साथ साथ भारत की स्थिति। और ये है यूरोप का मानचित्र। आधुनिक कालखंड में यूरोप में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का परिणाम भारत में दिखाई देता था। इसलिए जब हम भारत के ऐतिहासिक कालखंड का अध्ययन करते हैं तो उस समय यूरोप में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। यह है तत्कालीन यूरोप का मानचित्र और हम देख रहे हैं ये पश्चिमी यूरोप का हिस्सा, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और अन्य राष्ट्र। और यूरोप में जो पुनर्जागरण का काल शुरू हुआ उसका शंखनाद पश्चिमी यूरोप से ही हुआ था। पुनर्जागरण युग। यह कालखंड 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य का है, अर्थात ईस्वी सन 1200 से ईस्वी सन 1500 तक। यदि हम टाइमलाइन पर देखें, समय रेखा पर देखें, तो ईसा जन्म पश्चात ईस्वी सन 1200 से लेकर ईस्वी सन 1500 के बीच का समय है ये। और इस पाठ में हम दो मुख्य मुद्दों का अध्ययन करेंगे, पुनर्जागरण युग और धार्मिक सुधार आंदोलन। के इतिहास में 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का समय मध्य युग का अंतिम चरण है और ये शताब्दियां पुनर्जागरण शताब्दी के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि इस समय यहां पर हुआ पुनर्जागरण, कई हुए धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन और कई भौगोलिक खोजें भी हुई। और इन घटनाओं के फलस्वरूप यूरोप ने आधुनिक युग में कदम रखा। इसलिए इस युग को हम पुनर्जागरण युग कहते हैं। कौन सा युग? 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का कालखंड। पुनर्जागरण युग। मध्यकालीन यूरोप में धर्म समाज का केंद्र बिंदु था। चर्च और पोप का सत्ता में बोलबाला था। जब सत्ता या शक्ति किसी एक व्यक्ति या संस्था में केंद्रित हो जाती है तो पूरी संभावना रहती है कि वह व्यक्ति अथवा संस्था अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। शक्तियों के दुरुपयोग से आम जनता का शोषण होता है और उसमें आक्रोश की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था यूरोप में और तभी वहां पर पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण जैसा कि हम शब्द से ही समझ सकते हैं, फिर से जागना। अच्छा, ये पुनर्जागरण तो हुआ, तो इसके परिणाम क्या हुए? पहला इसका परिणाम हुआ, चिंतन प्रक्रिया को बढ़ावा मिला तथा लोगों ने अंधविश्वास और रूढ़िवाद का विरोध किया। मानवता को महत्व मिला। पोप की सत्ता को नकार दिया गया। राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। नई भौगोलिक खोजें हुई जिनके कारण नई संस्कृतियों से लोग परिचित हुए। नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए। अब हम देखेंगे पुनर्जागरण के क्षेत्र, यानी किन क्षेत्रों में पुनर्जागरण हुआ। तो सबसे पहला क्षेत्र है स्थापत्य, संगीत, दर्शन, साहित्य, चित्रकला, शिलाकला या शिल्पकला और विज्ञान। इन सभी क्षेत्रों में नई नई खोजें हुई और यूरोप ने आधुनिक युग में कदम रखा।
पुनर्जागरण काल में यूरोप में कला, स्थापत्य, तत्व ज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में ग्रीक व रोमन परंपराओं को पुनरुज्जीवन मिला। उस समय यहाँ पर कई भव्य इमारतें, मजबूत स्थापत्य, कलात्मक स्थापत्य बने, अनेक साहित्य रचे गए और कई वैज्ञानिक आविष्कार हुए। जागरण युग का सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व माना जाता है लियोनार्दो दा विंसी को। इटली वासी यह कलाकार कहें, इसे चित्रकार कहें, मूर्तिकार कहें, संगीतकार कहें, वैज्ञानिक कहें, क्या न कहें इसे, लियोनार्दो दा विंसी चित्रकारी की कला में निपुण थे। वास्तुकला, शरीर संरचना, ज्योतिष शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राकृतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, विज्ञान तथा यांत्रिकी, शरीर क्रिया विज्ञान, यानी हर विद्या में यह व्यक्ति पारंगत था। शिल्पकला, स्थापत्य कला, गणित, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, संगीत, खगोल विज्ञान जैसे विविध विषयों पर उनका असाधारण अधिकार था, परंतु वह विश्वविख्यात हुए चित्रकार के रूप में। उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा विश्वविख्यात पेंटिंग है और उनकी एक और प्रसिद्ध कलाकृति है द लास्ट सपर। यीशु और उनके 12 शिष्यों के बीच अंतिम भोजन की घटना को दर्शाता हुआ यह चित्र 1495 से 1499 के बीच का कालखंड, और उस समय उन्होंने अनेक पेंटिंग्स बनाई, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, और उनमें से यह 2 विश्वविख्यात पेंटिंग। और एक महत्वपूर्ण नाम है जोहान्स गुटेनबर्ग। सन 1450 ईस्वी में जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र का आविष्कार किया, और छपाई यंत्र का आविष्कार ने तो मानो दुनिया ही बदल दी, यूरोप की दुनिया बदल दी। छपाई यंत्र के आविष्कार होने से नए विचार, नई संकल्पनाओं और ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज के सभी वर्गों तक होने लगा, क्योंकि छपाई यंत्र के कारण पुस्तकें छपने लगी, और जो पुस्तकें पहले संपन्न वर्ग तक ही या वर्ग विशेष तक ही पहुंच पाती थी, अब वो अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में प्रकाशित होने लगी, तो अधिक संख्या में वो जनता के बीच पहुंचने लगी, और जन साधारण भी अनेक प्रकार की जानकारियों से लाभान्वित होने लगा, और ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज के सभी लोगों तक पहुंचने लगा। बहुत ही सुंदर। कला और साहित्य में मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होने लगी। प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा, जिससे आम लोग भी समझ सकें। पहले अधिकांश साहित्य ग्रीक और लैटिन भाषा में लिखा जाता था, लेकिन बाद में वहाँ की प्रादेशिक भाषाएं जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, इन भाषाओं में भी साहित्य लिखा जाने लगा, और इस साहित्य की पहुंच आम आदमी तक हुई। पुनर्जागरण के इस कालखंड में कई नई संकल्पनाएं आई, नए विचार आए, ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज के सभी वर्गों तक हुआ, लोग चिंतन करने लगे, और चिंतन के साथ साथ नए आविष्कार होने लगे, नई खोजें होने लगी। धार्मिक सुधार आंदोलन। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में समस्त पश्चिमी यूरोप धार्मिक दृष्टि से एक था। सभी ईसाई थे, रोमन कैथोलिक चर्च के सदस्य भी थे। यूरोप का एक बहुत ही प्रसिद्ध रोमन कैथोलिक चर्च, और धार्मिक मामलों में रोम के पोप का शासन स्वीकार करते थे। वहां के जो शासक भी थे, जो सामंत भी थे, वह भी पोप की सत्ता को स्वीकार करते थे। ईसाई धर्मगुरु
लोगों के अज्ञान से लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटते थे, धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे। इसके विरोध में यूरोप में आंदोलन प्रारंभ हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ। वहां की जनता, 2/3 जनता तो निरक्षर थी और धर्मगुरु इसका फायदा उठाते थे, क्योंकि जब तक छपाई यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक आम जनता तक साहित्य ही उपलब्ध नहीं था। जिस धर्म ग्रंथ को आधार बनाकर, यानी बाइबल को आधार बनाकर जो शासन चलाते थे पोप और धर्मगुरु, वह बाइबल भी लोगों की पहुंच तक नहीं थी। तो इस तरह से वहां पर एक अराजकता फैली हुई और जो कोई इसके विरोध में खड़ा होता, क्योंकि कई धर्म सुधारक वहां खड़े हुए और उन्होंने समाज में फैली विसंगतियों का विरोध किया, रूढ़िवादिता का विरोध किया, अंधविश्वासों का विरोध किया, अनावश्यक कर्मकांडों का विरोध किया, तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। उन्हें हम, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, कई बार उन्हें जिंदा आग में फेंक दिया गया, तो कुछ लोगों को नुकीले कीलों पर फेंक दिया गया और इस तरह से उनकी आवाज को दबाया गया। ऐसे में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम हमारे सामने आता है, मार्टिन लूथर का। यूरोपीय धर्म सुधार का आरंभ 1517 ईस्वी में लूथर के विद्रोह से हुआ, मार्टिन लूथर के विद्रोह से। उन्होंने चर्च और पोप शाही की अनैतिकता, भ्रष्टता, विलासिता और शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की और धर्म सुधार की पृष्ठभूमि तैयार की। धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म और अनेक उप संप्रदायों का उद्भव हुआ। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। यूरोप में उस समय सर्वत्र प्राचीन यूनानी तथा लैटिन साहित्य की लोकप्रियता के साथ साथ एक नवीन सांस्कृतिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। बाइबल का अनुवाद फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाओं में हुआ और लोक भाषा में, जन भाषा में अनुवाद होने से यह बाइबल सभी लोगों के हाथ तक पहुंची और हर व्यक्ति ने इसे अपने हिसाब से पढ़ा, अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की। साहित्य आम लोगों तक पहुंचा और लोगों की मानवीय संवेदनाएं साहित्य में अभिव्यक्त होने लगी। बाइबल जैसी पुस्तक, जो उनका धर्म ग्रंथ था, यह पवित्र पुस्तक भी हर एक के हाथ में पहुंची। हर एक के हाथ में पहुंची मतलब जन सामान्य को उपलब्ध हुई और अधिकाधिक लोग इसको पढ़कर अपने राय कायम करने लगे, अपने तरह से उसकी व्याख्या करने लगे। तो यदि संक्षेप में हम कहें तो नव जागरण काल एक संक्रमण काल था। नव जागरण यानी ये जो पुनर्जागरण का युग था, यह एक संक्रमण काल था, मध्य काल से आधुनिक काल तक की यात्रा का। यानी 13वीं से 16वीं शताब्दी से जो ये मध्य काल था यूरोप का, यहां से आधुनिक काल में यानी 17वीं शताब्दी और उसके आगे जो यात्रा शुरू हुई वो उसका एक संक्रमण काल था। और इसके फलस्वरूप लोगों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न हुआ। मुद्रण के आविष्कार के कारण इसी समय से बाइबल की मुद्रित प्रतियां अधिक सरलता पूर्वक सुलभ होने लगी थी, जिससे लोगों को अपनी ओर से धर्म के विषय में सोचने का अवसर मिला और बाइबल की अपनी निजी व्याख्या करने की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिला। पुनर्जागरण काल समाप्त हुआ, भौगोलिक खोज का समय शुरू हो रहा है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुछ भौगोलिक खोजों के बारे में। तो फिलहाल अपना सफर आज यहीं रोकते हैं। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है।
अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।